ड्रोन रॉकेट से हमला, उमर दानिश की साजिश, दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। एक बेहद खौफनाक सच सामने आया जिससे पर्दा उठा दिया है एनआईए ने। दरअसल दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में हमास और पाकिस्तान तालिबान की तर्ज पर खूनी खेल खेलने की तैयारी जो पिछले 2 साल से चल रही थी, अगर वो कामयाब हो जाते तो देश में अब तक का सबसे बड़ा और नए तरीके का हमला होता। इस प्लानिंग की एक एक डिटेल सामने आई है। इस व्हाइट कॉलर आतंकी डी गैंग ने अब तक की सबसे बर्बर हमले की स्क्रिप्ट तैयार की थी, जिसमें ड्रोन और रॉकेट्स के माध्यम से आसमान से बम बरसते और एक पल में सब कुछ नेस्तनाबूद कर देते। एनआईए ने अनंतनाग से इस गैंग के जिस नए किरदार को गिरफ्तार किया उसका नाम है दानिश, जो फिदायीन हमला करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर का सबसे करीबी और सबसे बड़ा राजदार था। वो इस साजिश की सबसे अहम कड़ी है जो इन आतंकियों के खूनी मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने में सबसे अहम रोल प्ले कर रहा था। तो देखिए, इसी पर आतंक के डॉक्टर सफल हो जाते तो धमाकों से देश दहल उठता। हमास स्टाइल में आतंकी हमला, आतंकी डॉक्टर करने वाले थे। ड्रोन रॉकेट से टेरर अटैक की साजिश आतंकी उमर की थी। शू बॉम्बर बना था डॉक्टर उमर। खुफिया एजेंसी को सबूत मिला। दिल्ली में कार ब्लास्ट सिर्फ ट्रेलर था। अगर आतंकी डॉक्टर अपनी साजिश में कामयाब हो जाते तो बहुत बड़ी आतंकी साजिश अंजाम देते। जी हां, अभी तक जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यही हुआ है कि जैश-ए मोहम्मद का ये डी गैंग गाजा के आतंकी संगठन हमास और पाकिस्तान के तालिबान के तर्ज पर ड्रोन और रॉकेट से आतंकी हमले करने के फिराक में था। तस्वीरें 7 अक्टूबर 2023 की, जब हमास के आतंकियों ने रॉकेट से इजराइल पर हमला किया था और 1200 लोगों की जान ली थी। 250 लोगों को बंधक बनाया था। डॉक्टर का टेरर मॉड्यूल इसी तरह के हमले की साजिश रच चुका था। इसका खुलासा श्रीनगर से गिरफ्तार जासिर वानी उर्फ दानिश की गिरफ्तारी के बाद हुआ। दक्षिणी कश्मीर के ही जासिर नामी एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट है और डॉक्टर अदील का पड़ोसी है कुलगाम काजीगुंड इलाके में। और इसे हालांकि पुलिस ने यहां पर पहले ही कश्मीर घाटी में पूछताछ के लिए उठाया था। पूछताछ के दौरान इसने कई तरह के खुलासे किए थे, लेकिन एनआईए ने जैसे ही जासिर की कस्टडी ली और उससे पूछताछ शुरू की तो एक के बाद एक और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जासिर ने बताया है कि न केवल उमर की तरफ से उसे आत्मघाती हमलावर बनाने की कोशिशें की जा रही है, बल्कि वो उमर के कहने पर छोटे छोटे ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाने की प्रक्रिया में भी लगा हुआ था। एनआईए ने जासिर वानी उर्फ दानिश को सोमवार को गिरफ्तार किया था। खुलासा हुआ कि दानिश ड्रोन और रॉकेट्स को मॉडिफाई करने पर काम कर रहा था ताकि ड्रोन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। ड्रोन में कैमरा, बैटरी और छोटे बम लगाने की साजिश थी ताकि दूर बैठकर एक साथ सैकड़ों जगह हमला किया जा सके। जासिर वानी उर्फ दानिश अनंतनाग के काजी कुंड का रहने वाला है और फिदायीन हमले में मारे गए डॉक्टर उमर का पड़ोसी है। दानिश पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट है। पहली बार अक्टूबर 2023 में डॉक्टर उमर के संपर्क में आया था। उमर ने दानिश का ब्रेन वॉश किया और फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास रहने का इंतजाम किया। आतंकी डॉक्टर उमर ने दानिश को सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए कहा, लेकिन दानिश ने इनकार कर दिया। फिर ड्रोन मॉडिफाई करने के काम में दानिश को लगाया गया। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच कर रही एनआईए के सामने आतंकियों ने किया है बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। दरअसल इस मामले में एनआईए ने जिस दूसरे शख्स को गिरफ्तार किया उसका नाम है जासिर बिलाल
एलियस दानिश। और दानिश ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दानिश ने कहा है कि वो एक्सपर्ट है ड्रोन को मॉडिफाई करने में या फिर रॉकेट्स को मॉडिफाई करने में, और जिसके बाद जो है एनआईए की जांच में ये खुलासा हुआ है कि जो आतंकी हैं वो दिल्ली और उसके आसपास जो है वो हमास के जैसे आतंकी हमलों को अंजाम देने की फिराक में थे। यानी कि जिस तरीके से हमास जो है वो एक के बाद एक रॉकेट लॉन्चर से अटैक करता है इजराइल पर, हमास का जो तरीका है हमलों का वही तरीका अब इस तरह के आतंकी भी अपनाने वाले थे। ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा। और इसके बाद अब लगातार जो है इससे नासिर से जो आतंकी जासिर पकड़ा गया उससे, और जो दूसरे आतंकी अब तक पुलिस की गिरफ्त में या फिर एनआईए की गिरफ्त में, उनसे लगातार जो है कन्फ्रंट कराया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार इनकी कितनी खतरनाक तैयारी थी, कितने खतरनाक मंसूबे थे। जब सुसाइड बॉम्बर बनने से दानिश ने इनकार किया तो डॉक्टर उमर खुद इसके लिए तैयार हुआ। जबकि अप्रैल 2025 में दानिश फरीदाबाद से वापस अनंतनाग लौट आया। यहां आकर वो ड्रोन मॉडिफाई करने में लग गया। एनआईए के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दानिश ने उमर को तकनीकी मदद दी, क्योंकि दानिश को छोटे ड्रोन हथियार बनाने और उन्हें मॉडिफाई करने का तकनीकी अनुभव है। इसलिए आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए दानिश ड्रोन और रॉकेट तैयार करने की कोशिश कर रहा था, ताकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन से बम गिराया जा सके और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंच सके। श्रीनगर से गिरफ्तार दानिश को मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के इस मददगार को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया। अब इससे पूरे नेटवर्क को लेकर कई अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के लाल किला के पास I-20 कार में धमाका करने वाला डॉक्टर उमर और कोई नहीं बल्कि एक फिदाइन अटैकर था। दरअसल ये खुलासा खुद डॉक्टर उमर की एक वीडियो सामने आने के बाद हुआ है, जिसमें वो बता रहा है कि किसी के भी मकसद के लिए अगर मरना वो शहादत है और ऐसी मौत ज़ाया नहीं जाती, इस तरह की वो बातें कर रहा है। जिसके बाद एजेंसियां उसकी इस वीडियो को लेकर और ज़्यादा सचेत हो गई हैं और इसके पूरे नेक्सस को खंगाला जा रहा है कि आखिरकार डॉक्टर उमर ने किस किस को और ज़्यादा ब्रेन वॉश करके अपने साथ मिलाया, क्योंकि ये बड़ा नेक्सस पता चल रहा है। एक बड़ा टेरर मॉड्यूल जो है वो एजेंसियां जो है इसकी जांच कर रही हैं और जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं लगातार। और इस मामले में एनआईए 2 की गिरफ्तारी कर चुकी है, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस कई लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। यानी कि आने वाले दिनों में जब जो 2 आतंकी हैं, जो 2 सस्पेक्ट्स हैं जो इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है, 10-10 दिन की कस्टडी में, उनसे पूछताछ होगी। और इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की कस्टडी में है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन जैसे किरदार हैं जो कि महत्वपूर्ण टेरर मॉड्यूल के महत्वपूर्ण किरदार रहे हैं, तो ऐसे में कई खुलासे ये तमाम जो आरोपी हैं वो कर सकते हैं और आने वाले दिनों में एनआईए या पुलिस इस मामले में और ज्यादा गिरफ्तारियां कर सकती है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल आतंकियों के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाद सबसे ज्यादा कहीं जुड़ रही हैं तो वो जम्मू कश्मीर है, जहां से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी को लेकर एनआईए से अलग जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी एजेंसियां अस्पतालों में रेड करके संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं। दानिश की गिरफ्तारी के बाद इस सिलसिले में तेजी आई है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जिसने दिल्ली रेड फोर्ट पे बम धमाके को अंजाम दिया, उसकी जांच लगातार जारी है और इसके चलते आज यहां श्रीनगर के सबसे पुराने और प्रीमियम हॉस्पिटल एसएमएचएस में भी जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच एजेंसी सीआई के काउंटर इंसर्जेंसी विंग द्वारा छापेमारी की गई। एसएमएचएस हॉस्पिटल के मुख्य जो बिल्डिंग है, इसके साथ साथ इसके एसोसिएट हॉस्पिटल, शीरीन बाग हॉस्पिटल जो इसके बिल्कुल दूसरी साइड है, यहां पर भी छापेमारी हुई। साथ ही जो दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम, अनंतनाग इलाकों में भी आज ये छापेमारी देखने को मिली। श्रीनगर के साथ साथ घाटी के दूसरे हिस्सों में एक साथ सुबह काफी सवेरे इस छापेमारी को अंजाम दिया, जिस दौरान कई डॉक्टर्स के घरों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। प्रमुख रूप से जो सूत्रों से जानकारी मिली है, डॉक्टर उमर फारूक जो इसी एसएमएचएस हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट है, उसके घर पर कुलगाम में छापेमारी हुई और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जो पहले डॉक्टर उमर से लेकर डॉक्टर मुजम्मिल पकड़े गए, डॉक्टर उमर के बारे में बताया जा रहा है कि उसने यहाँ इसी हॉस्पिटल की दूसरी साइड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है और यहाँ अब उनके जो भी कॉन्टैक्ट से लेकर जिनके साथ उन्होंने संपर्क किया, उन सारे डॉक्टर्स की छानबीन की जा रही है और लगातार छापेमारी हो रही है। जांच एजेंसियां भी इस बात को लेकर हैरान हैं
कि जैश के इस टेरर मॉड्यूल में पढ़े लिखे लोग कैसे शामिल होते चले गए और तकनीक की मदद से बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि वक्त रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया गया और अब व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने की बारी है। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ और दिल्ली से विमल कौशिक के साथ दीपक दुबे, फरीदाबाद, न्यूज़ 24। तो दिल्ली में कार ब्लास्ट फिदाइन हमला था और उसे आतंकी डॉक्टर उमर नबी ने अंजाम दिया था। हमने इसी कार्यक्रम में सबसे पहले आपको यह भी जानकारी दी कि अब उसी फिदाइन डॉक्टर उमर नबी का एक वीडियो सामने आया जिसमें आतंकी डॉक्टर सुसाइड बॉम्बर बनने से पहले इसकी वकालत कर रहा है। और इसी के साथ दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा यह हुआ कि धमाके में शू बम का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि जांच एजेंसियों को ऐसे सुराग मिले हैं जो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए पूरी खबर। दिल्ली ब्लास्ट में नया खुलासा, जैश का शू बॉम्बर कहां से आया। दिल्ली धमाके की जांच अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां जांच एजेंसियों को धमाके की एक नई थ्योरी हाथ लगी है। जांच की सुई अब उस शू बम की तरफ इशारा कर रही है जिससे 24 साल पहले अमेरिका में उड़ते हुए प्लेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर जांच एजेंसियों के हाथ ऐसी कौन सी चीज लग गई है जिससे आतंकी उमर के शू बॉम्बर होने के संकेत मिल रहे हैं। ये पूरी थ्योरी आपको बताएंगे, उमर के शू बॉम्बर बनने की पूरी पड़ताल आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आतंकी उमर का वो कबूलनामा देख लीजिए जिसमें उमर ने सुसाइड बॉम्बर बनने के संकेत मरने से महज कुछ घंटे पहले ही दे दिए थे। आतंकी उमर की जुबानी, फिदाइन बनने की पूरी कहानी। आतंकी उमर कैसे बना फिदाइन, 1 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में क्लियर सीन। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. उमर ने पहले वीडियो बनाया, फिर दिल्ली को दहलाया। ये वीडियो उस आतंकी उमर का कबूलनामा है जिसने दिल्ली को दहलाया था। यही वो चलता फिरता बम था जो 10 नवंबर को पूरे दिन दिल्ली में कार में घूमता रहा और फिर शाम को लाल किले पर जाकर खुद को उड़ा लिया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आतंकी उमर ने ब्लास्ट से पहले जो वीडियो शूट किया उसमें आतंकी के हाव भाव और मरने को लेकर कही गई बातों को सुनकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी उमर के मंसूबे कितने खतरनाक थे। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. The martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time. सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियों के पास आतंकी उमर के ऐसे एक नहीं बल्कि दर्जन भर वीडियो मिले जिनके आधार पर जांच एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची कि आतंकी उमर को रिडिकलाइज किया गया था
ताकि वो एक सुसाइड बॉम्बर बन सके। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा करने के लिए किसने उमर का ब्रेन वॉश किया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का ऑपरेटिव अबू उकासा ने उमर उन नबी को रेडिकलाइज किया, उसका ब्रेन वॉश किया। अबू उकासा से उमर उन नबी की मुलाकात टर्की में हुई थी, जहां उमर 2022 में गया था। जैश ए मोहम्मद के आतंकी नहीं चाहते थे कि इस अटैक के तार पाकिस्तान से जुड़े, इसलिए वो टर्की से ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहा था। कश्मीर और कश्मीर के मुसलमानों के नाम पर उमर को कैसे सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार किया गया, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उमर कहता था कि कश्मीर के मुसलमानों के अलावा कोई मुस्लिम अच्छा नहीं होता, पूरे देश के नॉन मुस्लिम और मुसलमानों को खत्म कर देना चाहिए। उमर ये भी कहता था कि पाकिस्तान जैसा कोई देश नहीं, सभी को पाकिस्तान चलना चाहिए। पूरे विश्व में सिर्फ पाकिस्तान में मुसलमानों का सम्मान होता है, इसलिए पूरे विश्व में पाकिस्तान के अलावा बाकी के देश अच्छे नहीं। अब आते हैं शू बॉम्बर वाली थ्योरी पर। क्या है दिल्ली ब्लास्ट का जूता कनेक्शन? कैसे जूते ने ली 13 लोगों की जान? कश्मीर का उमर कैसे बना जैश शू बॉम्बर? दिल्ली धमाके की जांच के दौरान एक बड़ी जानकारी सामने आई। जांच एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि जैश से जुड़े फिदायीन हमलावर डॉक्टर उमर ने शायद शू बम का इस्तेमाल कर धमाके को अंजाम दिया है। क्योंकि धमाके वाली i20 कार से एक जूता मिला है, जिसमें से अमोनियम नाइट्रेट और TATP के सबूत मिले। जांच टीम को कार के दाहिने अगले टायर के पास ड्राइवर की सीट के नीचे से जूता मिला। जांच अधिकारियों का मानना है कि उमर ने अपने जूते में विस्फोटक सर्किट फिट किया। मौके से मिली विस्फोट सामग्री से ये संकेत मिले हैं कि जूते से ही स्पार्क किया गया और बम सक्रिय हुआ। इसलिए जांच एजेंसियां इसे शुरुआती सुराग बनाकर आगे की कार्रवाई करने में जुटी। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में डॉक्टर उमर ने TATP ट्राईऑक्सोपाइड ट्राइस्कोन का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि लंदन के साल 2005 के अंडरग्राउंड ब्लास्ट मामले में और साल 2015 के पेरिस धमाका मामले में भी TATP का इस्तेमाल किया गया था। और जिस तरह से FSL की टीम ने वहां पे नमूनों का सैंपल लिया है और वहां से मिली हुई चीजों से यह साफ होता है कि TATP का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि ड्राइविंग सीट के पास से ही एक जूता बरामद हुआ है, जिसमें एक मेटल बरामद हुआ है, जिससे कि यह साफ होता है कि TATP का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें TATP अगर अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिल जाए तो और भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक बच जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, चाहे भारत हो या फिर विश्व के अलग अलग हिस्सों के आतंकवादी TATP का इस्तेमाल करते रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि डॉक्टर उमर ने विस्फोट करने के लिए अपने जूते में कोई मैकेनिज्म छिपा रखा था। धमाके के लिए उसने इसी से स्पार्क किया और बम फट गया। जांच कर रही टीम का कहना है कि अमोनियम नाइट्रेट और TATP के साथ अन्य केमिकल ने धमाके को और घातक बनाया। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर अमोनियम नाइट्रेट और TATP होता क्या है और ये कैसे काम करता है। दरअसल TATP या ट्राईएकेटोन ट्राईपेरोक्साइड को एक बेहद खतरनाक और संवेदनशील विस्फोटक माना जाता है, जिसे दुनिया के कई बड़े आतंकी हमलों में इस्तेमाल किया गया है। यह मामूली झटके, रगड़ या थोड़ी सी गर्मी से भी फट सकता है। इसी वजह से आतंकी दुनिया में इसे शैतान की मां के नाम से जाना जाता है। अक्सर आतंकी इसका इस्तेमाल करते हैं। लंदन, पेरिस और मिडिल ईस्ट के कई हमलों में TATP इस्तेमाल हो चुका है। इसके धमाके की ताकत बहुत ज्यादा होती है और ब्लास्ट के बाद ज्यादा निशान नहीं छोड़ता, इसलिए जांच एजेंसियों को मुश्किल होती है। जैश जैसे टेरर ग्रुप इसे बड़े हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली धमाकों की जांच कर रही जांच एजेंसियों को आतंकी डॉक्टर उमर के शू बम्बर होने के क्लू मिलने के बाद अब जांच अधिकारी धमाके के पूरे नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दिल्ली से दीपक दुबे के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में जिस तरह टेरर नेटवर्क के तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, उससे इस यूनिवर्सिटी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। मंगलवार को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को बिल्डिंग
जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की, वो सील कर दी गई। तो दूसरी तरफ ईडी की टीम ने यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर रेड की। अब इस दौरान कई ऐसी शेल कंपनियों को लेकर खुलासा हुआ जो अल फलाह ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड कराई गई। यानी अब इस यूनिवर्सिटी पर भी शिकंजा कसता जा रहा है, जहां काम करते कुछ डॉक्टर्स आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी जिन वजहों से चर्चा में आई है, उसकी एक वजह आतंकी डॉक्टर शाहीन और आतंकी मुजम्मिल भी है, जिनकी ये सबसे नई तस्वीर सामने आई है। तस्वीर इसी साल सितंबर की बताई गई है, जब डॉक्टर शाहीन ने नई ब्रेजा कार खरीदी थी। तब उसके साथ मुजम्मिल भी था। इस कार को भी जांच एजेंसियां जब्त कर चुकी हैं। अब व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की वजह से अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार को ईडी ने यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर रेड की। इनमें दिल्ली के ओखला में स्थित अल फलाह का दफ्तर भी शामिल है। ईडी ने दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कुल 4 राज्यों के 25 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान खुलासा हुआ कि अल फलाह ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड 9 कंपनियों में से कई शेल कंपनियां हैं। अल फलाह ग्रुप से जुड़ी 9 कंपनियां एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं। कंपनियों के दिए एड्रेस पर कोई ऑफिस नहीं मिला, न ही बिजली पानी जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल ही दिखाई दिया। कई कंपनियों में एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल का इस्तेमाल हुआ है। ईपीएफओ, ईएसआईसी में कोई फाइलिंग नहीं, जबकि कागजों में बड़ी कंपनियां दिखाई गई थी। कंपनियों में एक ही डायरेक्टर कई जगह कॉमन मिले। बैंक स्टेटमेंट में सैलरी ट्रांसफर बहुत कम और एचआर से जुड़े कोई रिकॉर्ड नहीं मिले। कई कंपनियां एक ही पैटर्न से बनाई गई और इन सभी के कॉन्टैक्ट डिटेल भी एक जैसे मिले। ईडी की कार्रवाई अल फलाह ग्रुप के खिलाफ चल रहे फाइनेंशियल गड़बड़ी, शेल कंपनियों के इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को लेकर हुई। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ओखला इलाके में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर के ठीक सामने। यहाँ पर सुबह 5 बजे से ही ईडी की छापेमारी चल रही है कि आखिर किस तरह से कुछ जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको लेकर ये पूरी छापेमारी की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी इस वक्त जांच के दायरे में है। इस पूरे मामले में ईडी को जो जांच में पता चला है कि कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर उमर हो, डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर मुजम्मिल हो, इनको बड़े बड़े ट्रांजैक्शन खाड़ी देशों से, पाकिस्तान से हुए हैं और इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी की भी जांच की जा रही है। तो वहीं 25 अलग अलग जगहों पर प्रवर्तन निर्देशालय इस पूरे मामले की पीएमएलए के तहत जांच कर रही है। टेरर मॉड्यूल की वजह से अल फलाह यूनिवर्सिटी भी शक के घेरे में है। इसी को लेकर मंगलवार को जांच एजेंसी ने यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बिल्डिंग को सील कर दिया, क्योंकि यहाँ कागजातों को खंगाला जा रहा है। शक है कि यूनिवर्सिटी को बड़ी मात्रा में विदेशों से फंड मिला है, जिसकी जांच अब शुरू हो गई। जांच के दौरान पता लगा है कि अल फलाह ग्रुप की तरफ से यूजीसी और एनएएसी से मान्यता के जो दावे किए गए थे वो भी सही नहीं। इस सिलसिले में संबंधित एजेंसियों ने जानकारी मांगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी से छात्रों का पलायन शुरू। अल फलाह यूनिवर्सिटी का टेरर नेटवर्क से कनेक्शन जुड़ने के बाद से छात्रों, फैकल्टी, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का पलायन शुरू हो गया है। हर दिन बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी से छात्र वापस अपने घर लौट रहे हैं। कई स्टाफ मेंबर्स ने भी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से इनका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं किया गया। क्या कैसे छोड़ के जा रहे हो? कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए जा रहे हो आप? दोबारा आना है? दोबारा आओगे? कब आएंगे? फर्स्ट ईयर के हो? नहीं, स्टाफ है। स्टाफ है। इंटर्नशिप तो आपकी छुट्टी कर दी? हाँ, कितने दिन की कितने कर दी या आपने किया है? कितने लोग जा रहे हो? 3 और भी जा रहे हैं अंदर से? और भी अंदर से जा रहे हैं लोग? अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही 3 आतंकी डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई। इसी यूनिवर्सिटी परिसर में बनी मस्जिद के इमाम को टेरर नेटवर्क में गिरफ्तार किया गया। इसी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर शाहीन की कार जब्त की गई और इसी यूनिवर्सिटी के करीब 20 संदिग्ध डॉक्टर और स्टूडेंट जांच एजेंसी के रडार पर है। जाहिर है आने वाले दिनों में अल फलाह की मुश्किलें और बढ़ने वाली। फरीदाबाद से दीपक दुबे और दिल्ली से विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।